आई होप कि आपने इफेक्ट ऑफ रेनिसेंस का पार्ट 1 जो लेक्चर है उसको देख रखा होगा, जिसमें हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ रेनिसेंस ऑन लिटरेचर यानी कि पुनर्जागरण का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था उसको हम लोगों ने डिस्कस करा था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ रेनिसेंस ऑन आर्ट यानी कि पुनर्जागरण का कला पे क्या प्रभाव पड़ा था उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग बाकी सारे जो क्षेत्र थे, जिसमें जैसे कि पुनर्जागरण का विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रभाव क्या पड़ा, इसके अलावा जो भौगोलिक खोजें हुई, उन सब के बारे में हम लोग जो पार्ट 3 है उसमें डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद पुनर्जागरण हमारा समाप्त हो जाएगा। पुनर्जागरण में कुल 10 लेक्चर आएंगे और आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दीजिएगा इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों का लिंक जो है इफेक्ट ऑफ रेनिसेंस का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे लेक्चर्स का लिस्ट है। मेरा नाम है धनंजय सिंह। वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में एडीजी। तो आज के लेक्चर में हम लोग आर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसको डिस्कस करेंगे। तो पुनर्जागरण काल में आर्ट के क्षेत्र में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ कि इसको पुनर्जागरण काल को जो है गोल्डन एज भी कहा जाने लगता है आर्ट के लिए, यानी कि कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला पेंटिंग के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में, इसके अलावा जो आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला होता है, इन सब के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। मेडिएवल ट्रेडिशन के कंपैरिजन में जो पहले से जो परंपरा चला आ रहा था उसके कंपेयर अगर करके देखें हम लोग, उसका तुलनात्मक रूप में देखें अगर, तो एक इंडिपेंडेंट स्टाइल डेवलप हुआ। पहले क्या था, ये सारे स्टाइल जो है इंडिपेंडेंट नहीं थे, उन पे जो है धर्म का जकड़न था, एक तरह से जो धर्म का कठपुतली था। ये सब जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो धर्म के अकॉर्डिंग बनाया जाता था। ऐसा समझ लीजिए कि धर्म उसको बताता था और जो पेंटर होते थे वो अपना छेनी वगैरह का यूज करके उसको बनाया करते थे, या पेंट ब्रश जो भी है। तो कलर जो था वो फिक्स हुआ करता था कि इन्हीं कलर का आपको प्रयोग करना है, इसके अलावा आप दूसरे किसी कलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको दिखाना है, चाहे आप पेंटिंग के माध्यम से दिखाएं या मूर्ति कला के माध्यम से दिखाएं, तो हर चीज़ फिक्स हुआ करता था। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि जो पेंटिंग बनाए जाते थे उसमें जो संत होते थे उनका गर्दन बड़ा दिखाया जाता था। अब इसके पीछे आप सोचेंगे कि क्या पर्पस हो सकता है भाई गर्दन बड़ा दिखाने का किसी व्यक्ति का। तो ऐसा दिखाया जाता था कि वो संत इतने ज़्यादा गुणी हो गए थे कि उनका जो गर्दन था वो स्वर्ग की तरफ झुक रहा था। मतलब बेवकूफ़ी का हद देखिए कि गर्दन जो है वो स्वर्ग की तरफ खींचा जा रहा था, इसलिए उनके गर्दन को बड़ा बनाया जाता था। तो जो पुनर्जागरण काल में आर्ट पे यानी कि जो कला था उस पर सबसे बड़ा इफेक्ट यही पड़ा कि इन सब चीज़ों से जो है अब आर्ट अलग हो गया, यानी कि धर्म से जो है उसका जकड़न जो धर्म का था उस पर, उससे अब वो अलग हो गया रिलीजन से, और उसमें अपना ओरिजिनलिटी आया, अपना एक सुंदरता आया, वाइटलिटी आया। द पर्पस ऑफ द आर्ट ऑफ दिस एरा वॉज टू इस्टेब्लिश हार्मनी विथ लाइफ एंड नेचर। तो इस पीरियड में जो आर्ट क्रिएट हुए तो उसका यही मोटिव था कि जो जीवन है और जो प्रकृति है उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। तो अब हम लोग पेंटिंग के बारे में देखते हैं, फिर आगे आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, फिर स्कल्पचर के बारे में देखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग म्यूज़िक के बारे में देखेंगे। तो अभी हम लोग चित्रकला के पे क्या प्रभाव पड़ा उनको देखेंगे। तो रेनेसेंस पीरियड में जो आर्टिस्ट थे तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मानववादी विचार आने लगा। अब वो मानव को इम्पोर्टेंस देने लगे, मानव से के प्रति प्रेम को जो है अपने पेंटिंग के माध्यम से दिखाने लगे। जो अफेक्शन था, जो नेचर था, उसको फुल इंथुसियाज्म यानी कि उनके कामों में ये सब चीज़ दिखने लगा। जो प्रेम था मानव के प्रति, जो अफेक्शन था, जो प्रकृति से प्रेम था, सब कुछ दिखने लगा। ऐसे ही एक पेंटिंग है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसमें लियोनार्डो ने मदरहुड जो कि मदर मेरी का जो मातृत्व वाला जो प्यार होता है बेबी जेसस यानी कि जो उनका पुत्र था जीसस, उसके प्रति, तो उसको दिखाया गया है इस पिक्चर में। आगे हम पिक्चर को भी दिखाएंगे। इनफैक्ट कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यानी कि कुछ डिफरेंस है जिसको हम लोग इस सीरीज में आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंस थे जो पहले के पेंटिंग में और नए पेंटिंग में क्रिएट हुए। यानी कि पहले जो पेंटिंग मेडिएवल पीरियड में, मध्यकालीन युग में जो पेंटिंग होता था और पुनर्जागरण काल में जो पेंटिंग होने लगा, तो उसमें क्या अंतर था। तो सबसे पहले क्या होता था, सर्टेन कलर फिक्स कर दिया गया था कि भाई आप इसके अलावा कोई और कलर यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करेंगे कोई कलर तो वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन पुनर्जागरण काल में जो है अब आर्टिस्ट क्या किए,
इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से उनको जो भी पेंटिंग में कलर यूज करना था उसको वो करने लगे। अब पहले क्या होता था, काफ़ी लाइट कलर यूज किया जाता था, हल्का, लेकिन अब जो है काफ़ी डीप यानी कि गहरे, विविड एंड ब्राइट कलर, एक तरह से चमकीले भड़कीले टाइप के कलर भी अब प्रयोग किए जाने लगे। यही पिक्चर है वो वर्जिन ऑफ द रॉक्स। पहले क्या था कि जो पिक्चर बनाया जाता था उसमें लाइट और शैडो का कोई भी बैलेंस नहीं होता था, यानी कि पिक्चर में कहाँ पे ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पे लाइट रखना है पिक्चर में, ठीक है, कहाँ पे शैडो रखना है यानी कि हल्का छाया टाइप का रखना है, तो कोई हार्मनी ही नहीं बनता था ना। मेन जो पिक्चर में दिखाया जाना था और जो बैकग्राउंड होता था, तो क्या होता है जनरली जिस चीज़ को पिक्चर में फोकस किया जाता है उस पर लाइट ज़्यादा दिया जाता है, और जिस चीज़ को उसके बैकग्राउंड में उसके पीछे रखा जाता है उस पर शैडो ज़्यादा दिया जाता है। तो ये लाइट और शैडो का जो कॉम्बिनेशन था वो होता ही नहीं था पहले, इसका कोई प्रचलन ही नहीं था लाइट और शैडो का। तो अब जब पुनर्जागरण काल में लाइट और शैडो का प्रचलन हुआ तो अब पिक्चर में रियलिटी आया। पहले लगता ही नहीं था पिक्चर में रियलिटी, अगर किसी व्यक्ति का पिक्चर बनाया जाता था तो वो लगता था कार्टून है, लेकिन अब लगता था कि हाँ जेन्युइन किसी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का पिक्चर बनाया जाता था लाइट और शैडो के इम्पैक्ट के कारण वो अब ओरिजिनल दिखने लगा। इसी में जो है लियोनार्डो दा विंची जिसने सबसे पहले बैलेंस्ड यूज किया था लाइट और शैडो का, और ये जो बैलेंस है वो इनका जो पेंटिंग है मोनालिसा और लास्ट सपर, उसमें क्लियरली देखा जा सकता है लाइट और शैडो का बैलेंस। मेडिएवल पीरियड में जो थे वो पेंटर कोई प्रोपोर्शनेट डिस्क्रिप्शन नहीं करते थे, डिपिक्शन तो उसमें क्या होता था, जैसे ह्यूमन बॉडी अगर कोई मानव का शरीर बना रहे तो उसका आँख बड़ा कर दिए, कभी कान बड़ा कर दिए, कभी नाक बड़ा कर दिए, मतलब जैसे रियलिटी में होता है वैसा होता ही नहीं, फिर तो वो कार्टून हो जाता। तो पुनर्जागरण काल से पहले यही चला आ रहा था, लेकिन अब पुनर्जागरण काल में क्या होने लगा, एक प्रॉपर जो है बैलेंस बनाया गया कि हाँ अगर एक चेहरा है तो उसमें आँख का इतना मतलब एरिया होगा, इतना कान का होगा, मतलब प्रॉपर एक बैलेंस क्रिएट किया गया। एज अ रिजल्ट अब पिक्चर जो है वो एक तरह से जीवित दिखने लगा, पिक्चर में जान आ गया इसके कारण। अब आप सब कुछ पिक्चर में अच्छा बना दो, सारे लाइट शैडो सब कुछ बढ़िया बना दो, लेकिन उसमें आंख बड़ा बना दो तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो तो फिर लगेगा कि जैसे अभी फिल्टर आता है इंस्टाग्राम में या जो भी स्नैपचैट वगैरह है, तो उस टाइप का हो जाएगा कि भाई आंख बड़ा है, नाक बड़ा है, लिप्स छोटे हो गए हैं, तो वो सब कुछ रियलिटी डिपिक्ट नहीं करता था। तो अब जो है पिक्चर जीवित दिखने लगा। रेनेसांस पीरियड में पहली बार हुआ कि एज्ड पिक्चर सामने आया, यानी कि एक जो पिक्चर बनाया जाता था उसके साइड में एक किनारा जो है खाली जगह छोड़ा जाता था, जिससे पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनलिटी आ जाता था। ये दो पिक्चर है, ये लास्ट सपर है और मोनालिसा का पिक्चर है। लास्ट सपर के बारे में आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो मेडिएवल पीरियड तक क्या होता था, जो पेंटिंग होते थे वो सिंपली वाटर कलर वाले पेंटिंग बनाए जाते थे, ठीक है, कलर को जो है वाटर में डुबो करके उससे ब्रश से लगा करके पेंटिंग। इस टाइप के जो पेंटिंग थे वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पररी नेचर के होते थे, यानी कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, थोड़ा सा भी उस पर पानी पड़ गया पिक्चर, इतना मेहनत सब खत्म। लेकिन अब पुनर्जागरण काल में क्या होने लगा, ऑयल पेंटिंग स्टार्ट होने लगा, यानी कि जो ऑयल पेंटिंग आप सुने होइएगा तो उसका प्रयोग शुरू हो गया। थोड़ा सा और देखते हैं इसी में पेंटिंग में। तो जो रेनेसांस पीरियड का जो पेंटिंग था वो कम्प्लीटली ओरिजिनल हुआ करता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेतना वगैरह का प्रयोग, मतलब चेतना दिखता था, बिकॉज जो इन्फ्लुएंस था एंशिएंट ग्रीस का या रोमन जो सिविलाइजेशन का जो पहले से जो पेंटिंग करने का तरीका चला उसका बिल्कुल भी नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस था। यानी कि अब जो पेंटिंग तैयार किया गया उस पर जो रोमन जो सिविलाइजेशन का जो पेंटिंग वगैरह का तरीका था, जो मेडिएवल टाइम का, उसका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं था। इनफैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन द प्रोग्रेस ऑफ पेंटिंग कुड नॉट टेक प्लेस सिग्निफिकेंटली। तो ये जो रोमन सभ्यता था ना, तो उस टाइम में पेंटिंग का विकास ही नहीं हो पाया था ठीक से। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में लोगों का ये मानना था कि हम लोग पेंटिंग को बनाएंगे, इस पर मेहनत करेंगे तो ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। किसके कंपैरिजन में? तो आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में। यानी कि कोई अगर हम, पेंटिंग भी एक कला था, आर्किटेक्चर भी एक कला था, यानी कि पेंटिंग चित्रकला था और आर्किटेक्चर स्थापत्य कला था। तो उनका मानना था कि अगर हम स्थापत्य कला बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो वो काफ़ी दिनों तक टिके रहेगा, काफ़ी दिनों तक हम उसको संभाल के रख सकते हैं, लेकिन पेंटिंग कितने दिनों तक टिकेगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए उस पीरियड में जो है पेंटिंग का विकास ही नहीं हुआ था। इसी तरीके से जो है पहला प्रोडक्शन पेंटिंग का सबसे पहले देखने को मिला इटली के शहर फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस के ही कुछ रेसिडेंस थे, निवासी थे, जियोटो, ठीक है, उसके बाद लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजलो, ये लोग कुछ प्रमुख पेंटर हुए उस जमाने के। लियोनार्डो दा विंची ने तो लास्ट सपर का 3D पोर्ट्रेट बनाया था, मतलब 3D में उस पिक्चर को बनाया था। इस पिक्चर में
जेसस क्राइस्ट जो कि डिनर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो है वो रात्रि भोज कर रहे हैं। तो उसमें जीसस क्राइस्ट जो है अनाउंस करते हैं कि हम लोगों के बीच में से ही कोई एक दोस्त अब धोखा देने वाला है। तो इसी जो एक बोला जाता है ना, इसी टॉपिक पे, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो लास्ट सपर पेंटिंग बनाया गया है। तो इसमें होता ये है कि जेसस क्राइस्ट जो है वो तो धोखा नहीं देने वाले होते हैं, इसलिए उनके चेहरा पे जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी डिसेंट सा है, काफ़ी नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन जो बाकी उनके दोस्त हैं, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, सब परेशान नजर आ रहे हैं, सब मतलब सबके चेहरे के हाव भाव उड़ गए हैं, और जेसस क्राइस्ट काफ़ी डाउन टू अर्थ नॉर्मल लग रहे हैं इसमें। इसके अलावा राफेल ने जो है एक पेंटिंग बनाया था, पोर्ट्रेट मेडोना, तो उसमें भी काफ़ी ब्यूटीफुल क्रिएशन दिखाया गया था उसका, काफ़ी लाइवलीनेस था उसमें। ये पिक्चर है मेडोना। अब आते हैं हम लोग आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में, यानी कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला। तो इस ज़माने में यानी कि पुनर्जागरण काल में एक नया शैली डेवलप हुआ आर्किटेक्चर का, जिसको गोथिक शैली यानी कि गोथिक स्टाइल बोला गया, जो कि मेडिएवल यूरोप में डेवलप हुआ था, प्रिवेलेंट था। इसमें क्या होता था, आर्च्ड रूफ होते थे एंड पॉइंटेड आर्चेज होते थे। आर्च्ड रूफ यानी कि जिसमें कमानीदार छत, इसका हिंदी हमको थोड़ा देखना पड़ रहा है, कमानीदार छत और नुकीले मेहराबों का प्रयोग होता था। तो रेनेसेंस पीरियड में जो आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, जो एंशिएंट रोमन और ग्रीक फीचर्स थे उसको एडॉप्ट कर लिया है। यानी कि जैसे पेंटिंग के क्षेत्र में हम लोग क्या देखे कि जो एंशिएंट रोमन या ग्रीक सिविलाइजेशन था उसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल था, जीरो था। लेकिन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के क्षेत्र में देखते हैं कि जो पहले से चला आ रहा था उसका इम्पैक्ट था, यानी कि वही चीज़ों को एक नए तरीके से बनाया गया, यानी कि मॉडिफिकेशन कर दिया गया। सिंपली जो आर्किटेक्चर पहले से बनाया जाता था, जो अगर चर्च बनाया जा रहा है तो पहले से जो चर्च बनता था सेम स्टाइल का था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया गोथिक शैली में। अब जो है आर्किटेक्चर में डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, यानी कि उसको सुंदर बनाना, उसमें ऑर्नामेंटेशन करना, उसमें आर्चेज को क्रिएट करना, उसमें स्तंभ यानी कि पिलर वगैरह को बनाना, इन सब पे अब फोकस किया जाने लगा, जो पहले नहीं होता था। तो यही चार चीज़ों में अब डिफरेंस आ गया। जो मेन आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट थे इस पीरियड के, वो ब्रूनेल्स्ची, उसके बाद गिफ्रेटी, पोलेजियो, ये लोग थे। इसमें एक ब्यूटीफुल क्रिएशन इसका देखा जा सकता है, जो कि सेंट पीटर्स कैथेड्रल है, यही है, देख सकते हैं आप। तो ये जो कैथेड्रल है ये डेडिकेटेड है सेंसुअल ब्यूटी पर, कॉस्मिक ग्लोरी पर, और मानव का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डेडिकेट किया गया है। इसके अलावा इस पीरियड में स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पाया। कुछ स्कल्पचरल यानी कि मूर्तिकार जैसे गिब्रेटो, डॉन्टेलो, माइकल एंजेलो, सेलिनी, ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। माइकल एंजेलो ने दो मूर्तियाँ बनाई, एक डेविड का, एक पिएटा का, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हुए उस जमाने के जो है स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला के। इसमें एक पिएटा है जो कि नाम से ऐसा लगता है कि काफ़ी करुणा वाला पिक्चर है, एक होता है ना दया का भाव, तो नाम से ही इसको देख के, लेकिन रियल में जब आप देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसका नाम पिएटा क्यों रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर लेफ्ट साइड में डेविड का है और राइट साइड में जो पिक्चर है वो पिएटा का है। अब हम लोग थोड़ा सा गोथिक स्टाइल के बारे में देखते हैं। तो गोथिक स्टाइल जो मेडिएवल यूरोप में डेवलप हुआ, ये एक तरह से ब्रिज समझा गया, जो रोमन आर्किटेक्चर पहले से चला आ रहा था और जो रेनेसेंस पीरियड का जो आर्ट डेवलप हुआ आर्किटेक्चर में स्पेशली, तो इसके बीच में ब्रिज क्यों समझा गया, क्योंकि पहले से जो चला आ रहा था वो तो था ही, बस उसमें कुछ चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोथिक स्टाइल था ना वो बस चेंज का काम किया। तो इस तरह से जो पुराना और नया वाला के बीच में ये क्या किया, एक तरह से ब्रिज के रूप में काम किया। ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था 12वीं सेंचुरी में और ये 16वीं शताब्दी तक प्रिवेलेंट था, यानी कि 16वीं शताब्दी तक जो आर्किटेक्चर बनाए जाते थे उसमें गोथिक शैली का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या होते थे, पॉइंटेड आर्च, रिब्ड वॉल्ट और फ्लाइंग बटरेस, बहुत सारे किले बनाए गए, महल बनाए गए, टाउन हॉल बनाए गए, कैथेड्रल्स यानी कि चर्चेज वगैरह बनाए गए। ये सब जो है गोथिक शैली के अकॉर्डिंग इस पीरियड में बनाए गए थे। और इसमें से जो गोथिक शैली के बनाए गए बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स थे जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। अभी हम लोग लास्ट आते हैं म्यूजिकल आर्ट पे, यानी कि संगीत कला पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो इस ज़माने में म्यूजिकल आर्ट यानी कि संगीत कला भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पाया। अब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ इस पीरियड में। नए नए इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो बजाने वाले आते हैं ना, उनका आविष्कार हुआ।
मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म, एक मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म जिसको ओपेरा बोला जाता है, उसका भी शुरुआत, उसका जन्म इसी पीरियड में हुआ। वो आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, आज के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा ओपेरा सुना जाता है। पियानो और वायलिन दो नए नए हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, ये अब जो पहले से भद्दे घटिया किस्म के जो आवाज़ निकालने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको रिप्लेस कर दिए। दो प्रसिद्ध हैं जैसे जैक्विस डे प्रेज और पैलेस्ट्रीना, ये लोग लीडिंग म्यूजिशियन थे, काफ़ी अच्छे संगीतकार थे उस ज़माने के। अब जो है रिलीजियस और सेकुलर म्यूजिक के बीच में जो डिफरेंस था वो इंड हो गया था। रिलीजियस और सेकुलर यानी कि धार्मिक और जो लौकिक संगीत के बीच में भेदभाव था वो पुनर्जागरण काल में समाप्त हो गया था। तो ये यहीं पे ओपेरा हुआ करता था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।